प्लस 1-2 चीज़ें ये बोलूँगा, देखो सारे पैसे एक स्टॉक में मत लगाओ। बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कम से कम 6-7 मैसेजेस मैं पिछले दिनों में रिसीव कर चुका हूँ कि हमने एक ही स्टॉक में इतना पैसा लगा दिया हैगा, बहुत-बहुत पैसा लोगों ने लगा रखा हैगा। ठीक है? 1-2 लोगों ने तो इंडिया बुल्स में बहुत सारा पैसा लगा रखा हैगा। तो प्लीज़ हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने पहले भी स्टॉक को कवर किया हुआ है। यहाँ वीडियो अगर आप देखोगे तो लगभग 2 महीने पहले आपको वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर मैंने Q3 की कॉन्फ्रेंस कॉल जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, मैंने पूरे पढ़ के आपको बताया था कि मैनेजमेंट का क्या व्यू है। अब स्टॉक जो है गिर रहेगा। मैंने बताया था कि स्टॉक का जो सपोर्ट है लगभग यहाँ पे था और 160 का सपोर्ट इसने ब्रेक किया, स्टॉक नीचे की तरफ आ गया 152 पे। यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक यहाँ से गिर सकता है? तो देखो मार्केट में अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और इलेक्शन काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ है। कौन-सी पार्टी जीतेगी, कौन-सी पार्टी अभी आएगी पावर के अंदर, आगे क्या मार्केट चलने वाला है, तो उसकी वजह से काफ़ी और स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ रही है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक स्टॉक गिरता है, फिर दूसरा गिरता है और काफ़ी जगह प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। जिन लोगों ने नीचे खरीदा होगा वो वोलेटिलिटी को बीट करने के लिए स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेक करेगा सपोर्ट को तो यहाँ पे आएगा 135 पे, ठीक है? मतलब हो सकता है यहाँ से कहीं 140 के लेवल से और ऊपर से कहीं रिवर्स हो जाए, लेकिन अगर आपको सपोर्ट लेवल जानना है तो टेक्निकली स्टॉक यहाँ तक आ सकता है 135 पे। अब क्या स्टॉक बेकार है? देखो कंपनी बेकार नहीं है, मैंने आपको पहले भी एनालिसिस के अंदर बता रखा है और कंपनी बेकार क्यों नहीं है, उसके 4-5 रीज़न्स मैंने आपको बताए थे। पहला रीज़न तो ये है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अगर आप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो आके देखोगे, तो यहाँ पे जो इनके पुराने ये मैनेजमेंट के जो लोग थे, समीर गहलोत वगैरह, इनको हटा दिया गया है, ठीक है? कुछ इन्होंने साइफनिंग ऑफ फंड्स वगैरह किया था, इनको हटाने के बाद में ये अब प्रॉपरली जो है मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी हो गई है, इसमें प्रमोटर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी ने अपना जो रीब्रांडिंग करी है, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था। बहुत लोग जब इसकी न्यूज़ वगैरह आई थी, तो उसके अंदर नाम खराब होने की वजह से अब कंपनी ने खुद को रीब्रांड कर लिया, किस नाम से? सम्मान कैपिटल के नाम से। अब सम्मान कैपिटल के नाम से ही प्रॉपर इसका नाम चलेगा आगे। ये जो भी अपना रिटेल का बिज़नेस करेंगे, जो भी लोन्स वगैरह देंगे, अपने ऑफिसेज़ ओपन करेंगे या एक्जिस्टिंग ऑफिस के अंदर जो बोर्ड वगैरह चेंज करेंगे, वो सम्मान कैपिटल के नाम से करेंगे। तो वो एक हेल्प करने वाला है इस कंपनी को। तीसरी चीज़, अभी ये स्टॉक अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी एनबीएफसी हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे वो होम फर्स्ट फाइनेंस हो, एप्टस हो, आवास हो, कोई भी कंपनी हो, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस टू बुक का। अब प्राइस टू बुक का मीनिंग ये होता है कि ये जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर कंपनी के पास कितना पैसा है, ठीक है? अपने रिजर्व्स में कितना पैसा है, अपनी इक्विटी में कितना पैसा है, उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और उसके बाद में एक बुक वैल्यू निकल के आती है। मतलब कि खुद के पैसे की बुक वैल्यू कितनी है? लगभग 249, जब एक-एक शेयर पे जब हम डिवाइड करते हैं, एक शेयर की कितनी वैल्यू निकल के आती है बुक के अंदर। अब स्टॉक का प्राइस 155 है और बुक वैल्यू ज़्यादा है। खुद का पैसा ज़्यादा है, मार्केट का भाव कम चल रहा है, तो इसीलिए जो एक रेशियो बनता है 0.62 बनता है। एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। अब 1 होने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वो सब 1 के आस-पास ही ट्रेड करती है, 1 से ज़्यादा पे ट्रेड करती हैं। आप बजाज फाइनेंस को अगर देखोगे तो वो लगभग 4 की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, ठीक है? आप यहाँ पे अगर एप्टस होम फाइनेंस को देखते हो, तो इसकी प्राइस टू बुक 4.26 की है, ये भी होम फाइनेंस कंपनी है। इंडिया बुल्स की अभी बुक वैल्यू मात्र 0.62 है और ये भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू 249 है और ये पेड वर्ज़न है, मतलब ये वाला पेड वर्ज़न मेरा लॉग्ड इन नहीं है, एक और मेरे लैपटॉप के अंदर पेड वर्ज़न है, 249 का आता है। अगर आप मनी कंट्रोल पे जाओगे तो मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बुक वैल्यू 349 का आता है। अब कौन-सा वाला सही है? देखो, सही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए लेटेस्ट बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट लेटेस्ट नहीं है, ये बैलेंस शीट जो है सितंबर तक की है। कुछ चेंजेस जो हैं अभी मार्च वाले रिजल्ट के पहले हुए होंगे, जो दिसंबर में जो रिजल्ट आया होगा, उसके बाद अभी मार्च के अंदर होगा। तो लेटेस्ट बैलेंस शीट अगर मिल जाएगी, तो हम लेटेस्ट बैलेंस शीट से बुक वैल्यू निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। प्लस नंबर ऑफ शेयर्स भी कंपनी के चेंज हो जाते हैं, क्यों? कंपनी ने अभी राइट्स इश्यू किया था 2:1 का, 3700 करोड़ रुपीज़ इन्होंने रेज़ किए थे, 3700 करोड़। और 3700 करोड़ रेज़ करके कंपनी करेगी क्या? 3700 करोड़ रुपए कंपनी रेज़ करके उस पैसे से जो है अपने डेट को कम करेगी और अपने पैसे का सही यूज़ करेगी। इनकी बैलेंस शीट में डेट आप देख रहे हो कितनी है? 48,000 करोड़ की, जबकि बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो इनका ठीक-ठाक है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने रेज़ किया है, उसको ये मार्केट के अंदर डालेंगे, लोगों को लोन देंगे, उस पे ब्याज कमाएँगे और जो पैसा शेयर होल्डर से मिलता हैगा, उस पे कंपनी को पैसा मतलब ब्याज नहीं देना पड़ता हम लोगों को। तो वो एक तरीके से उस पे मार्जिन अच्छा मिलता है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आगे बढ़ेगा, तो उससे कंपनी की आगे ग्रोथ होगी। तीसरी चीज़, अभी रेट कट होना बाकी है। रेट कट होने का आप लोग वेट करो। जित आपके पास में चाहे एप्टस हो, होम फर्स्ट हो, कोई भी कंपनी हो, एनबीएफसी कैटेगरी के अंदर कोई भी बैंक हो, तो आपको ज़्यादा उसके अंदर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको बेच के उसको ले लूँ, उसको बेच के उसको ले लूँ। आप ये समझो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म के एंगल से अभी रेट कट आएगा ना, तो अगर कंपनी अच्छी होगी, उसके अंदर लोन डिसबर्सल की वैल्यू बढ़, क्योंकि देखो लोन डिसबर्सल बढ़ना ज़रूरी है। अगर आप लोन डिसबर्स ही नहीं कर पा रहे हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो शैम्पू ही नहीं बेच पा रहा,
तो उसका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? उसका वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा। सेम तरीके से एक एनबीएफसी कंपनी के अंदर लोन का बढ़ना ज़रूरी है। अगर उसकी लोन बुक नहीं बढ़ेगी, उसकी लोन बुक शैम्पू की बॉटल की तरह है, ठीक है? अगर उसका लोन बुक नहीं बढ़ा तो वो आगे ब्याज कैसे कमाएगा भविष्य में? अगर उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स लोन नहीं ले रहे, नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं बढ़ रहे लोन लेने वाले, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए कोई भी एनबीएफसी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, उसका लोन डिसबर्सल बढ़ रहा है, उसका प्राइस टू बुक कम है, ठीक है? उसका आरओए अच्छा है, मतलब कितना पैसा लगा के कितना पैसा वो कमा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, तो वो कंपनी आगे चलेगी। अगली चीज़ ये है कि बेसिकली आपको एक चीज़ पे फ़ोकस करके रखना है कि कंपनीज़ जो है, अपना एनपीए कितना मैनेज करके चल रही है, ठीक है? यहाँ पे देखो एनपीए कितना है इसका, अगर आप फ़ोकस करोगे तो यहाँ पे शायद इन्होंने नहीं दिया है, मैं आपको इनकी स्लाइड्स में दिखा देता हूँ एनपीए। एनपीए का मतलब ये होता है बेसिकली कि कौन-सा पैसा जो कंपनी ने लोन पे दिया वापस नहीं मिल रहा। तो एनपीए हमेशा लोअर साइड पे होना चाहिए। इनका एनपीए 1.9% पे है। ऑफ कोर्स 2.2 था, फिर 2.2 पे रहा, फिर 1.9 पे ये लोग लेके आए, कुछ कम किया है। अच्छी बात ये होती है कि एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है। कोई भी कंपनी हो, आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टेड हो, तो वहाँ पे एनपीए पे ज़रूर फोकस करना कि एनपीए बढ़ तो नहीं रहा है। एनपीए बढ़ने का मतलब ये होता है कि ये लोग गलत लोगों को लोन दे रहे हैं या कॉर्पोरेट लोन इन्होंने बढ़ा दे दिया है, जहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है और वो पैसा डायरेक्टली कहाँ से उड़ता है? सीधा यहाँ प्रॉफिट में से उड़ता है। ठीक है? ये जो क्वार्टरली प्रॉफिट होता है, एनुअल प्रॉफिट होता है, यहाँ से प्रोविज़न बनता है और यहाँ से पैसा उड़ा करके कहाँ जाता है? एनपीए के अंदर राइट ऑफ किया जाता है। तो इसीलिए शेयर होल्डर का जो ईपीएस है वो कम हो जाता है। अब वापस आते हैं इंडिया बुल्स की बात करते हैं। इंडिया बुल्स की प्राइस टू बुक मैंने आपको बता दिया कम है। यहाँ पे जो बुक वैल्यू है लगभग 349 की है, यहाँ पे बुक वैल्यू लगभग जो है कितनी 249 की है। अब कौन-सी वाली सही है? मुझे नहीं पता, बैलेंस शीट आने दो पता लग जाएगा, लेकिन इससे तो ज़्यादा होगी मुझे लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट आगे इंप्रूव होगी, जब बैलेंस शीट इंप्रूव होती है तो डेफिनिटली बुक वैल्यू भी इंप्रूव होती है। प्लस ये भाव 155 का है, अगर और नीचे आता है मुझे लगता है आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में है आप होल्ड करिए। तीसरी चीज़ मैनेजमेंट ने अपनी पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला था कि जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 6.62% का है। लॉन्ग टर्म में इनका टारगेट है इसको 15% करने का। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स में जाके देखना या फिर आप एनएसई की साइट पे जाओगे, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट निकालना, उसको सर्च कर लेना या मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैंने वहाँ स्क्रीन शेयर करके दिखा रखा है आपको। यहाँ पे अगर आप आओगे, तो यहाँ पे कहीं इंडिया बुल्स की ये वाली वीडियो है। इसके अंदर मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रखा हैगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने क्या-क्या वर्ड्स यूज़ करे हुए होंगे। तो वो आप देखना, मैनेजमेंट 15% अगर आरओई कर देगा तो डेफिनिटली ये चीज़ यहाँ से कितना बढ़ेगा, लगभग 150% की ग्रोथ यहाँ पे आएगी। आरओसीई बढ़ेगा कंपनी का, आरओए बढ़ेगा, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ये एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, यहाँ पे रातों-रात चमत्कार नहीं होता, रातों-रात लोगों को लोन नहीं दिया जाता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एकदम से रिक्वायरमेंट आई और लोन बाँट दिया, नहीं, अंडरराइटिंग होती है, डिमांड बढ़ती है मार्केट के अंदर, अंडरराइटिंग करी जाती है, पैसा आगे दिया जाता है, पैसा कम पड़ता है, मार्केट से उठाया जाता है, फिर आगे दिया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है, इनके अंदर रातों-रात चमत्कार नहीं होता है, एकदम से कि आप सोचो कि आज 150 का भाव है, कल 400 हो जाएगा, नहीं। ग्रेजुअली बढ़ता है, क्यों? क्योंकि प्राइस टू बुक धीरे-धीरे करके बढ़ेगा, तो मार्केट अकॉर्डिंगली स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, ईपीएस धीरे-धीरे बढ़ेगा, उसको मार्केट प्राइज़ इन करता है और यहाँ पे स्टॉक का पी बहुत सस्ता आएगा। आप बाकी कंपनीज़ को अगर देखोगे, तो कैन फिन होम 13 पर है, आवास 25 पर है, एप्टस 26 पर है। तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के एक्सपेंशन के होने का भी। तो नेट-नेट इतनी कहानी करने के बाद मैं आपको देखो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूँगा, सिर्फ इतना ज़रूर समझाऊँगा कि स्टॉक जो है कहीं न कहीं मुझे अंडर वैल्यूड लगता है अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जिनका व्यू 5 साल का बन सकता है। देखो खरीदने के पहले ना लोग बहुत बात करते हैं, मैं 3 साल होल्ड कर लूँगा, 5 साल होल्ड कर लूँगा, लेकिन खरीदने के बाद ही लोग मैसेज करने लगते हैं कि स्टॉक गिर रहा है, क्या करें, क्या करें? और फिर पैनिक हो जाता है मार्केट में। तो आपने अगर अच्छी कंपनी खरीदी है, थोड़ा-सा होल्ड करो, थोड़ा सब्र करो। ये वाला इलेक्शन का फेज़ है, निकल जाएगा, आगे जाकर के फिर वापस से रेट कट आएगा। रेट ऑफ कोर्स अगर पार्टी जीत गई मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसका मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है, अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है एनडीए गवर्नमेंट, तो मार्केट पॉजिटिवली लेगा, प्लस रेट कट आएगा, तो आगे आपको और तेज़ी बनती नज़र आएगी। प्लस 1-2 चीज़ें ये बोलूँगा, देखो सारे पैसे एक स्टॉक में मत लगाओ, बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कम से कम 6-7 मैसेजेस मैं पिछले दिनों में रिसीव कर चुका हूँ कि हमने एक ही स्टॉक में इतना पैसा लगा दिया हैगा, बहुत-बहुत पैसा लोगों ने लगा रखा हैगा, ठीक है? 1-2 लोगों ने तो इंडिया बुल्स में बहुत सारा पैसा लगा रखा हैगा। तो प्लीज़ आप डाइवर्सिफ़ाई करो, एटलीस्ट 5-6 स्टॉक लेके चलो पोर्टफोलियो के अंदर और लॉन्ग टर्म का व्यू लो, अच्छे स्टॉक्स को चुनो, हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो आगे मल्टी बैगर बन सकती हैंगी और मैनेजमेंट भी सॉलिड है उनका, उनकी बैलेंस शीट भी सॉलिड है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, उनका सेक्टर भी ट्रेंडिंग है। थोड़ी मेहनत करो, सर्च करो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपका पैसा बनेगा, लेकिन ऐसे जल्दबाज़ी करके नहीं कि एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दिया। तो नेट-नेट यही सारी चीज़ें आपको मेरे को बतानी थी। सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, किसी को खरीदना है, आपकी मर्ज़ी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लो।
प्राइस जो है सही मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, लोगों ने तो यहाँ-यहाँ खरीदा हुआ है। तो आप लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से यहाँ पे अगर एवरेज करना चाहते हो, कर सकते हो। आप यहाँ फ्रेश पोज़ीशन बनाना चाहते हो, तो अपना एनालिसिस करके आप यहाँ खरीद भी सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, और बहुत लोग ये भी लिखते हैं कि हम आपको मेरे को रीच आउट करना चाहते हैं, वो मुझे वन टू वन डिस्कशन के लिए। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से फ़ोन नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। कोई भी स्टॉक को आप डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।